दोस्तों आज के टाइम में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि आज के टाइम में गूगल ही बहुत सारे लोगों के लिए इंटरनेट है। पर एक टाइम ऐसा भी था जब गूगल जैसी कोई चीज थी ही नहीं और इंटरनेट पे एक कंपनी राज किया करती थी जिसका नाम था याहू। बहुत सारे लोगों के लिए उस टाइम याहू ही इंटरनेट था। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर याहू इतना बड़ा था तो आज कहीं दिखता क्यों नहीं है और लोग गूगल की जगह पे याहू को यूज क्यों नहीं करते। सो दोस्तों इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि एक बार याहू को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो गूगल को सिर्फ $1 मिलियन में खरीद सकता था। इसके अलावा फेसबुक भी चाहता था कि याहू उसको खरीद ले, लेकिन याहू ने इन दोनों कंपनीज को नहीं खरीदा। अगर आप जानते हैं कि क्यों नहीं खरीदा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पूरी स्टोरी डिटेल में पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं याहू के राइज एंड फॉल के बारे में। दोस्तों 90s के दशक में इंटरनेट लोगों के बीच में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा था। उस वक्त अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता था सही वेबसाइट को ढूंढना। देखिए आज अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं, उसके बाद में गूगल के फर्स्ट पेज पे हमको कई सारी रिलेवेंट वेबसाइट्स मिल जाती है, उनमें से किसी पे भी क्लिक करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस जमाने में सीधा सीधा किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। लोगों को घंटों लग जाते थे सही वेबसाइट तक पहुंचने में और बहुत सारे लोग अपनी जरूरत की वेबसाइट्स का डोमेन नेम याद रखते थे। अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी हर इंटरनेट यूजर को फेस करनी पड़ रही थी और इसी प्रॉब्लम को फेस किया स्टैनफोर्ड में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स ने जिनका नाम था जेरी यांग और डेविड फिलो। अब दोस्तों इन दोनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लान बनाया और वो प्लान था इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस अवेलेबल है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। उसके बाद में उन्होंने सभी वेबसाइट और वेब पेजेस को इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में बांटना शुरू किया और फाइनली एक वेब डायरेक्टरी बनाकर तैयार कर दी। देखिए दोस्तों एक चीज आप खुद जानते होंगे, आज से कुछ सालों पहले तक टेलीफोन डायरेक्टरी आया करती थी जिसमें सबका लैंडलाइन नंबर होता था। तो अगर किसी को भी किसी का नंबर चाहिए होता था तो वो सिंपली टेलीफोन डायरेक्टरी के थ्रू फाइंड आउट कर सकता था। तो दोस्तों उसी प्रकार इन्होंने एक वेब डायरेक्टरी बनाई थी जिसमें सारी वेबसाइट और वेब पेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था ताकि इंटरनेट यूज करने वाले को ऑर्गेनाइज रूप में इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो जिस भी चीज को ढूंढ रहा है उसे आसानी से ढूंढ पाए। उन्होंने इस वेब डायरेक्टरी को नाम दिया था जेरी एंड डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में उन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया ताकि उनको इंटरनेट यूज करने में कोई डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। उसके बाद में दोस्तों ये चीज उनके दोस्तों को भी बहुत ज्यादा काम आने लग गई क्योंकि ये उनके घंटों का टाइम बचा देती थी। फिर उनके दोस्तों ने अपने दोस्तों को शेयर करना शुरू किया और ऐसे करते करते ये जो वेब डायरेक्टरी थी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई और बहुत सारे लोग इस वेब डायरेक्टरी को यूज करने लग गए। और दोस्तों ये जो आइडिया था बहुत ज्यादा यूनिक था और बहुत ही हेल्पफुल भी था, इसकी वजह से बहुत ही जल्दी फेमस हो गया और देखते ही देखते इस वेब डायरेक्टरी के यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद में दोस्तों 1994 में नेटस्केप कंपनी ने अपना वेब ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया और इस वेब ब्राउजर के होम पेज पे उन्होंने जेरी एंड डेविड की वेब डायरेक्टरी का लिंक भी ऐड कर दिया था। अब दोस्तों नेटस्केप जो कंपनी थी वो काफी बड़ी थी तो उन्होंने अपने वेब ब्राउजर को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वेब ब्राउजर पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ जेरी एंड डेविड की वेब डायरेक्टरी को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था उन्होंने लिंक होम पेज पे अटैच किया था। तो जब भी कोई नेटस्केप के ब्राउजर पे आता था तो सबसे पहले इनकी वेब डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया करता था। उस दौरान ट्रैफिक इतना बढ़ जाता था कि सर्वर क्रैश होने लग गए। इस चीज से जेरी एंड डेविड को एक बात तो रियलाइज हो गई कि हमारे इस आइडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर इसको हम अच्छे से एक्सपांड करेंगे तो हम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए वेब डायरेक्टरी का जितना बड़ा नाम था वो कंपनी के लिए सुटेबल नहीं था। उसके बाद में जेरी एंड डेविड ने इस वेब डायरेक्टरी को एक कंपनी में बदलने का डिसाइड किया। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। देखिए वेब डायरेक्टरी का जितना बड़ा नाम था वो कंपनी के लिए सुटेबल नहीं था, तो ये एक ऐसे नाम की तलाश में जुट गए जो थोड़ा सा यूनिक हो, इंटरेस्टिंग साउंड करे और साथ ही साथ में आम इंसान के लिए उस नाम को याद रख पाना बहुत ही ज्यादा इजी हो। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी का नाम रखेंगे याहू। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि याहू का मतलब क्या होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा याहू का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है और ये नाम क्यों रखा गया। फिर दोस्तों उन्होंने 1994 में याहू को लॉन्च कर दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को भी हायर किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं जब yahoo.com को लॉन्च किया गया था तो वो एक ऐसी फैसिलिटी के साथ मार्केट में आया था कि उस दौरान अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो वो सिंपली yahoo.com के ऊपर जाके सर्च कर सकता था, फिर कुछ ही सेकंड्स में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। जबकि दोस्तों पहले वेब डायरेक्टरी में जाके मैन्युअली ढूंढना पड़ता था
तो ये जो नई चीज थी वो इंटरनेट यूजर्स के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। और दोस्तों ये चीज लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए हर कोई yahoo.com को यूज करने लगा और इनकी वेबसाइट का ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। अब दोस्तों ट्रैफिक तो बढ़ रहा था लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देता है। तो दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे उठाने शुरू किए और इन्वेस्टर्स को भी याहू के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा था, तो उन्होंने इस स्टार्टअप कंपनी में खूब पैसे लगाए। उसके बाद में दोस्तों 1996 में याहू को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक करके स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। अब दोस्तों भले ही इन्वेस्टर से पैसे मिल रहे थे लेकिन उनको भी तो अपने पैसे पे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए था। सो बिना पैसे कमाए याहू कितने दिन तक सस्टेन कर पाती। तो इन्होंने पैसे कमाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया, मतलब ये अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरे ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाया करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको साइड के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एडवर्टाइजर याहू पे ऐड करवाने लगे जिससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने लगा। अब दोस्तों मार्केट में बना रहने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है। ये बात जेरी एंड डेविड को भी पता थी, तो उन्होंने अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इनके कॉम्पिटिटर्स मल्टीमीडिया सेक्टर की अलग अलग कंपनीज को खरीद रहे थे ताकि वो अपने कस्टमर्स को रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, साथ ही साथ में नए इंटरनेट यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। याहू के पास भी अपने यूजर्स का बहुत सारा डेटा था, तो उन्होंने डेटा का इस्तेमाल करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि यूजर्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस कैटेगरी में होता है। सो दोस्तों ज्यादा यूजर्स न्यूज, स्पोर्ट्स, फाइनेंशियल अपडेट और गेम से रिलेटेड याहू के ऊपर सर्च किया करते थे। तो उसके बाद में इन्होंने 1997 में ऑनलाइन कम्युनिकेशन की एक कंपनी 411 को खरीद लिया। 411 बेसिकली एक वेब मेल सर्विस थी जिसको रॉकेट मेल के नाम से जाना जाता था। तो रॉकेट मेल को खरीदने के बाद में इन्होंने उसका नाम चेंज करके कर दिया याहू मेल। फिर अगले साल 1998 में इन्होंने classicgames.com को खरीद लिया और उसका नाम भी चेंज करके रख दिया याहू गेम्स। फिर दोस्तों साल 2000 में याहू ने ई ग्रुप्स को भी खरीद लिया। ई ग्रुप्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जिसपे लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। तो इसका नाम भी चेंज करके रख दिया गया याहू ग्रुप्स और उसके बाद में ये याहू मैसेंजर हो गया। दोस्तों अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करके अपने पोर्टफोलियो में नई नई सर्विसेज लॉन्च करने की वजह से याहू का शेयर 600% तक बढ़ गया। 3 जनवरी 2000 ये वो दिन था जिस दिन याहू का शेयर सबसे पीक पर था और उस टाइम उसके एक शेयर की कीमत थी $475, यानी कि आज के लगभग 39,000 रुपए और उस टाइम के लगभग 20,000 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 1995 से लेकर 2000 तक .com बूम चल रहा था। मतलब मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जिनके नाम के आगे .com लगा हुआ था। ये सारी कंपनीज इंटरनेट से रिलेटेड काम किया करती थी और उस वक्त इंटरनेट लोगों के लिए काफी नया था। सो हर एक का ध्यान इन्हीं कंपनीज के ऊपर था और जो पैसे वाले लोग थे वो इन कंपनीज में भर भर के और आंख बंद कर करके पैसे लगा रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंटरनेट ही फ्यूचर है। तो अगर वो इन कंपनीज में इस टाइम में पैसे लगाएंगे तो आने वाले टाइम में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों इस दौरान बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मार्केट में आई जो सच में कोई बिजनेस करती ही नहीं थी, वो तो बस बहती गंगा में हाथ धोना चाहती थी, मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर मजे करना चाहती थी। सो दोस्तों इन शॉर्ट आप यूं समझ लीजिए, उस वक्त अगर कोई भी .com नाम से कंपनी बना लेता तो उसको कंपनी चलाने के लिए आसानी से पैसे मिल जाते थे। अब दोस्तों ये जो .com कंपनीज थी ये पैसे तो कुछ खास कमाती नहीं थी, लेकिन फिर भी इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हुआ करता था और ऐसा ही याहू का भी वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई था। फिर 2002 में .com बबल ब्रस्ट हो गया और लगभग 80% .com कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और दोस्तों जिनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था वही कंपनीज मार्केट में टिक पाई। तो उन्हीं बची हुई 20% कंपनीज में से एक थी याहू। दोस्तों याहू के शेयर्स में 740% की गिरावट देखने को मिली थी। जहां से याहू पैसे कमाती थी यानी कि एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, वो 80% से ज्यादा नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि याहू पे एडवर्टाइजमेंट करवाने वाली 90% कंपनीज .com कंपनीज ही थी। अब जब 80% कंपनीज ही बंद हो गई तो एडवर्टाइजमेंट कौन करवाएगा? अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको .com बबल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊं कि कैसे ये ऊपर आया था, कौन सी कंपनीज थी, ब्रस्ट होने के बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर अगर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं .com बबल ब्रस्ट होने से याहू के डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 2002 तक गूगल भी मार्केट में आ चुका था और जो लोग कोई भी चीज सर्च करने के लिए याहू के प्लेटफॉर्म पे जाया करते थे अब वो धीरे धीरे गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाने लग गए थे। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए याहू पहले से बिजनेस ओरिएंटेड था, ये चीज तो आपको पता होगी कि याहू को मैक्सिमम रेवेन्यू आता था एडवर्टाइजमेंट दिखा के। सो वो अपने यूजर्स को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाता था, वो कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं करता था कि यूजर का एक्सपीरियंस को अच्छा बनाया जाए। याहू का एकमात्र फोकस होता था कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाए। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहां पे बार बार आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा तो क्या आप उस वेबसाइट के ऊपर लंबे समय तक रहेंगे? आंसर इज नो। इसीलिए यूजर्स धीरे धीरे याहू को छोड़ के गूगल की तरफ जाने लग गए।
इसके अलावा दोस्तों याहू अपना जो फ्रंट पेज होता था उसका लेआउट बहुत बार चेंज करता था, जिससे यूजर्स को बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट फील होता था। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक ऑप्शन अवेलेबल है और आप बार बार जाके उसी ऑप्शन को यूज करते हैं। अब अगर वो वेबसाइट उस ऑप्शन को कहीं और ही जगह पे डाल दे, वहां पे कुछ और डाल दे और पूरी चीजों को चेंज कर दे, तो आपके लिए कितना ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो याहू के बार बार डिजाइन और लेआउट चेंज करने की वजह से यूजर्स को बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंस होती थी, जिसकी वजह से वो गूगल की तरफ जाने लग गए। वहीं दोस्तों अगर आप गूगल को देखेंगे तो पिछले कई सालों से गूगल का जो फ्रंट पेज है वहां पे ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है और साथ ही साथ में वहां पे सिर्फ सर्च करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो जो भी इंसान कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करना चाहता है वो सिंपली वहां पे जाके सर्च कर सकता है, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता। वहीं अगर हम याहू की बात करें तो वहां पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे कि मान लीजिए कोई आदमी कुछ सर्च करने जा रहा है और वहां पे उसको कुछ और चीज दिख गई, तो उसके बाद में उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, वो कहीं और ही चला गया। सो दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं गूगल यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना रहा था, लेकिन याहू इस पे काम नहीं कर रहा था। वैसे देखिए गूगल भी एडवर्टाइजमेंट से ही पैसे कमाता है, लेकिन वो अपने यूजर्स को रिलेवेंट ऐड दिखाता है। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि न्यू मोबाइल अंडर 25,000 रुपीज, तो आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे वो मोबाइल से रिलेटेड ही दिखाए जाएंगे, ताकि अगर आप परचेस करना चाहो तो वहां से परचेस कर सको। लेकिन याहू के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट होता था। जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया न्यू मोबाइल फोन अंडर 25,000 रुपीज, सो आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे वो देंगे मान लीजिए कोई 1 BHK फ्लैट से रिलेटेड, 2 BHK फ्लैट से रिलेटेड। सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा और वो आपके काम का भी नहीं रहेगा, तो आप उसको देखेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ में जिस एडवर्टाइजर ने एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। सो धीरे धीरे यूजर्स भी गूगल की तरफ जाने लग गए और जो एडवर्टाइजर्स थे वो भी गूगल की तरफ जाने लग गए, और ऐसे करते करते याहू का जो रेवेन्यू था वो भी कम होने लगा और साथ ही साथ में मार्केट में जो उसका होल्ड था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके अलावा दोस्तों याहू ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया। अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेता तो आज डेफिनेटली याहू की जो सिचुएशन है उससे काफी बेहतर होती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, याहू कंपनी को गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, इन 3 बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर मिला था। इन तीनों ही ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। अब कैसे ठुकराया, क्या ऑफर था, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऑफर मिला था गूगल की तरफ से। गूगल ने 1998 में याहू के सामने ऑफर रखा कि भाई आप हमारी कंपनी को खरीद लीजिए, इसके लिए हमको सिर्फ $1 मिलियन चाहिए, क्योंकि जिन्होंने गूगल को बनाया था वो क्या करना चाहते थे, अपनी कंपनी को बेच के अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहते थे। लेकिन याहू इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, उन्होंने गूगल को खरीदा नहीं। उसके बाद में 2002 के अंदर जब गूगल का वैल्यूएशन $3 बिलियन हो गया, तो जो याहू के सीईओ थे वो इस कंपनी को परचेस करना चाह रहे थे, लेकिन गूगल के फाउंडर्स ने कहा हमको $5 बिलियन चाहिए। मतलब उस टाइम वैल्यूएशन थी $3 बिलियन और उनको 5 चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अगर वो बेच देते अपनी कंपनी तो आज वो रिग्रेट करते, क्योंकि आज के टाइम में गूगल की जो वैल्यूएशन है वो $1369 बिलियन के आसपास है। सो दोस्तों अगर याहू $5 बिलियन दे देता तो आज उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद डील साबित होती। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने फेसबुक की डील को भी ठुकरा दिया। देखिए 2006 में इनके सामने एक ऑफर आया था कि फेसबुक को आप खरीद सकते हो सिर्फ $1.1 बिलियन में, लेकिन इन्होंने डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और उसके बाद में फाइनली ये जो डील थी वो कैंसिल हो गई और आज फेसबुक की वैल्यूएशन है $104 बिलियन के आसपास। उसके बाद में दोस्तों 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं $44.6 बिलियन में। लेकिन याहू के जो फाउंडर्स थे उनको लगा कि हमको बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो हमको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। और दोस्तों फाइनली 9 साल बाद मतलब 2017 में वेरिजॉन नाम की कंपनी ने याहू को $4.48 बिलियन में एक्वायर कर लिया। सो दोस्तों सोचिए, पहले उनको 44 बिलियन का ऑफर मिल रहा था और 9 साल बाद वो सिर्फ $4.48 बिलियन के अंदर ही एक्वायर हो गए। सो दोस्तों इनके सामने ये 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी। अगर इनमें से एक भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते तो डेफिनेटली आज याहू की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी होती। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनीज को एक्वायर नहीं करना चाह रहे थे, इन्होंने काफी सारी कंपनीज को एक्वायर किया, लेकिन एक्वायर करने के बाद में उन कंपनीज के साथ एग्जैक्टली क्या किया जाए इनको खुद ही नहीं पता था। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी को $1 बिलियन में खरीद लिया, तो खरीदने के बाद में उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ऐसा कुछ भी आइडिया इनके पास नहीं था। जिसकी वजह से होने क्या लगा, इन्होंने जो अलग अलग कंपनीज को एक्वायर किया उनकी अलग अलग टीम बन गई और याहू के अंदर ही इंटरनल टीम के अंदर कंपटीशन होने लग गया। मतलब याहू एक बनकर कॉम्पिटिटर से कंपटीशन नहीं कर रहा है, बल्कि याहू के अंदर ही छोटी छोटी टीम्स बन गई है जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लग गई थी और इनकी जो हायर लेवल मैनेजमेंट टीम थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं तो देखिए 2005 में याहू ने फ्लिकर नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था और एक्वायर
एक्वायर करने से पहले उनके जो फाउंडर थे, मतलब फ्लिकर कंपनी के जो फाउंडर थे, वो चाह रहे थे कि फ्लिकर को एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई जाए, लेकिन एक्वायर करने के बाद में याहू ने उसके साथ कुछ खास नहीं किया और फ्लिकर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं बन पाई। अगर वो थोड़ा सा फोकस करते, खाली उसी पे ध्यान देते, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता था। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 2006 के अंदर फेसबुक सामने से आया था कि मुझे आप परचेस कर सकते हो, लेकिन इन्होंने परचेस नहीं किया। और मैं बात कर रहा हूँ 2005 की। तो अगर ये खाली सोशल मीडिया के ऊपर भी ध्यान देते तो डेफिनेटली आज सिचुएशन बहुत अलग होती। इसके अलावा दोस्तों याहू की जो वेबसाइट थी वो काफी बार क्रैश भी होती थी और साथ ही साथ में डेटा ब्रीचेस भी देखने को मिले थे। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और बार बार क्रैश होगी, तो क्या उस वेबसाइट पे आप अगेन एंड अगेन जाना पसंद करेंगे? आंसर इज नो। आप कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे और लोगों को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल चुका था और वो था गूगल। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटा ब्रीचेस के केसेस भी देखने को मिले थे, तो यूजर्स को डर लगने लगा कि अगर हम इनके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने याहू को छोड़कर दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जाना सही समझा। सो दोस्तों हम यूं समझ सकते हैं कि याहू की जो मैनेजमेंट टीम थी उसमें ऐसे लोगों की कमी थी जो फ्यूचर ट्रेंड को समझ पाए और उसके हिसाब से एक्शन ले पाए। देखिए उन्होंने डिसीजन तो लिए, लेकिन उनके मैक्सिमम जो डिसीजन थे वो गलत साबित हुए और जहां पे उनको सही डिसीजन लेना था वो सही डिसीजन ले नहीं पाए। अब दोस्तों इस पूरी केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वैसे दोस्तों इस पूरी केस स्टडी से मुझे 3 चीजें सीखने को मिली। सबसे पहला है कि अगर हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको राइट टाइम पे उसको ग्रैब करना चाहिए। दूसरा, लाइफ में और बिजनेस में एम होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एम नहीं होगा हमको पता नहीं होगा कि हम एग्जैक्टली कहां पे जाना चाहते हैं। तीसरा, हमें अपने आसपास में ऐसे लोग रखने चाहिए जो हमें हमारी जिंदगी में आगे ले जाने में मदद करें, ना कि वो खुद कंफ्यूज हो कि लाइफ में कहां जाना चाहते हैं। सो ये चीज हम हमारी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ में बिजनेस में भी। इसके अलावा आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मुझे उसका इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।